हेलो स्टूडेंट्स, मैं हनुमान चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी अभियांत्रिकी जीपीसी हनुमानगढ़। अपना टॉपिक चल रहा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड एमई 307 का ग्राफिकल मेथड। अब तक अपन कर चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपी प्रॉब्लम क्या है, एलपी मॉडल क्या है, एलपी मॉडल कैसे डेवलप करते हैं। उसके बाद अपन ने किया था कि एलपी प्रॉब्लम का ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशंस करते हैं। उसमें अपन ने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम करी थी। तो आज अपन करेंगे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशंस क्या है। उसके बाद देखेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या है। तो ये आज अपन करेंगे। एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी हुई है। कैपिटल जेड क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट टू यानी ये तीन आपकी क्या दे रखी है, कंस्टेंट्स बोल सकते हो या फिर कंडीशन बोल सकते हो या फिर रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद x1 x2 की वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने देखो x1 और x2 के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो ये लाइन, ये इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, 0 0। तो ये लाइन कौन सी है, x1 बराबर 0। ये लाइन कौन सी है, x2 बराबर 0, क्योंकि इस लाइन पे x2 की वैल्यू कितनी है, 0। अब उसके बाद मैं सबसे पहले कंडीशन 1 उठा रहा हूं और 2x1 यानी ये क्या है, इन इक्वलिटी इक्वेशंस है, इसको इक्वलिटी इक्वेशंस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, यानी इन इक्वलिटी इक्वेशंस क्या होगी, 2x1 प्लस 5x2 बराबर 10। अब इसको मैं इसके अंदर यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं। तो देखो, अगर ये लाइन है, वो लाइन इस लाइन को कब काटेगी, ये लाइन कौन सी है, x2 बराबर 0। तो x2 की वैल्यू 0 रखूंगा यहाँ पे, तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। तो यानी इस पॉइंट के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 5 और 0। उसके बाद यही लाइन इस लाइन को कब काटेगी, जब x1 की वैल्यू 0 हो। x1 की वैल्यू 0 रखी तो x2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो इस पॉइंट के निर्देशांक कितने आ गए, 0 2। तो ये लाइन आपकी शो कर दी। उसके बाद ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। इसका मतलब ग्रेटर देन है, तो ये समझ लो कि ये लाइन ये दर्शाती है कि अब आपका जो फेजिबल रीजन है वो ये नहीं है, ऊपर का रीजन है। जैसे कि ये देखो, ये लाइन है, ग्रेटर देन दिखा रहा है, तो ये देखो ये एरो दिखा दिया कि इसका मतलब अब आपका फेजिबल रीजन है वो ऊपर का है। आपका प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मिलेगा ऊपर के रीजन में ही कहीं मिलेगा, ये एरिया नहीं आएगा। उसके बाद पहली रिस्ट्रिक्शंस को अपन ने यहाँ पे शो कर दिया। ये क्या बोलता है, पहला रिस्ट्रिक्शंस है वो ये बोल रहा है कि आपका जो फेजिबल रीजन है वो ऊपर का है, ये एरिया नहीं है। अब उसके बाद अपन देखेंगे दूसरी कंडीशंस क्या है। तो दूसरी जो इन इक्वलिटी इक्वेशंस है, इसको इक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसी होगी, 4x माइनस x2 बराबर 12। तो ये रही। अब इसको शो करना है, यहाँ पे x और x1 x2 के बीच में प्लॉट करना है। तो देखो, सबसे पहले ये लाइन इस x1 लाइन या फिर इस लाइन को ये भी बोल सकता हूं x2 बराबर 0 लाइन को कब काटेगी, जब x2 की वैल्यू इसमें 0 रखूंगा। 0 रखा तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब इस पॉइंट के निर्देशांक कितने आ गए, 3 0। उसके बाद यही लाइन आगे इस लाइन को कब काट रही है, यानी ये लाइन कौन सी है, x2 लाइन बोल सकता हूं या फिर इसे बोल सकता हूं x1 बराबर 0 लाइन। तो इस लाइन को कब काटेगा, जब x1 बराबर 0। तो x1 बराबर 0 रखा तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बराबर आ गया -12। तो इसका मतलब ये लाइन कहां काटेगी, आपकी 0 और 12, उस पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, 0 -12 होंगे। तो नेगेटिव ये है ही नहीं, क्यों, क्योंकि x1 x2 की वैल्यू नेगेटिव तो है ही नहीं। तो इसका मतलब आपका पहले ही ये डिसाइड कर चुके थे कि एरिया आपका इसी रीजन में आएगा। तो उसके बाद इस लाइन को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल। इसका मतलब ये है कि अब ये लाइन ये बता रहा है कि आपका जो रीजन है वो ये इस साइड का है, यानी ये देखो एरो। उसके बाद ये बैक साइड का ये एरिया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ये थी, ये लाइन ये दर्शा रही थी कि आपका ऊपर का एरिया है। और अब ये लाइन क्या दर्शा रही है कि आपका ये एरिया। इसका मतलब अब दोनों लाइन, जो पहली लाइन कौन सी थी, ये थी, दूसरी लाइन कौन सी थी, ये, इनका कॉमन एरिया कौन सा है, वो ये है, दर्शा दिया। तो अब मतलब आपका जो फेजिबल रीजन है ये है, मतलब इन दो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपका फेजिबल रीजन है वो यही है। ठीक है। अब थर्ड इक्वेशंस देखेंगे, कंडीशंस क्या है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल है 4। तो इसको इन इक्वलिटी इक्वेशंस को इक्वलिटी इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। x1 प्लस x2 बराबर 4।
कर दिया। करने के बाद में इसको मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये इस लाइन को यहाँ कब काटेगी, जब x2 की वैल्यू 0 रखी है। x2 की वैल्यू 0 रखी इसके अंदर, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब इस पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं 4 0। उसके बाद ये लाइन यहाँ कब काटेगी, इस लाइन को कब काटेगी, जब x1 की वैल्यू कितनी है 0। x1 की वैल्यू 0 रखी तो x2 बराबर कितना आ गया 4। तो इस पॉइंट के निर्देशांक कितने आ गए 0 4। तो इसका मतलब ये है आपका लाइन, और यहाँ पे दे रखा है क्या ग्रेटर देन और इक्वल। इसका मतलब आपका जो एरिया है वो ऊपर का एरिया है। तो ये लाइन दर्शा रही थी कि आपका इसी लाइन से जस्ट ऊपर का एरिया है वो आपका फेजिबल रीजन है। उसके बाद ये लाइन आपकी ये दर्शा रही है कि अब इससे ऊपर का एरिया है वो फेजिबल रीजन है। इसका मतलब अब आपका ये एरिया निकल गया बाहर। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन का कॉमन एरिया होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, अब आपका फेजिबल रीजन ये बता दिया। इसके बाद ये तीसरी लाइन ये दर्शा रही है कि अब आपका ये है ना एरिया, ये आपका कॉमन एरिया नहीं रहा। तो अब आपका कॉमन एरिया, इन तीनों लाइन का कॉमन एरिया कौन सा आ गया ये। इसका मतलब कौन सा एरिया, ये देखो ये एरिया यहाँ टच कर रहा है, उसके बाद ये एरिया। तो यानी आपका जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो इन्हीं एरिया यानी इसी फेजिबल रीजन के अंदर मिलेंगे। अब उसके बाद अपन ग्राफिकल मेथड में क्या देखते थे, लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी एक तो ये इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि आपका कैपिटल Z है उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद इस पॉइंट पे देखेंगे कि कैपिटल Z है। अब इस तरीके से इन तीनों जो कंडीशंस थी, रिस्ट्रिक्शन थी, इनका यूज करके हमें एक कॉमन फेजिबल रीजन मिल गया। इसी कॉमन फेजिबल रीजन को ही बाउंडेड फेजिबल रीजन बोलते हैं। और उसके बाद अपन चेक करेंगे कि जो ये फेजिबल रीजन है, जो ये कॉमन एरिया आया है, इसका जो कॉर्नर पॉइंट है उसके निर्देशांक निकालो। उसके बाद उस पर Z की वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले इस पॉइंट के निर्देशांक निकल गए। इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन के और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। यानी दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं वो आपको आता है। तो इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी ए का निर्देशांक निकल गए। उसके बाद बी के निर्देशांक कितने हैं 5 0। तो अब उसके बाद इसमें पुट करेंगे, चेक करेंगे कि Z की वैल्यू मिनिमम कैसे है। अब देखो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, तो फर्स्ट ए पॉइंट पे Z की वैल्यू कितनी आ रही है 17.364। उसके बाद बी पे Z की वैल्यू कितनी आ रही है 25। तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होगा, क्योंकि अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो Z की वैल्यू अगर मिनिमम जहां होगी वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब आपका इस ए पॉइंट पे आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा 17.364। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया और ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें जो कंडीशंस दे रखी होती है, रिस्ट्रिक्शंस दे रखे होते हैं, उसमें अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमेशा कौन से होने चाहिए, लेस देन और इक्वल होने चाहिए सारे के सारे। तभी आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी आपका एक ऑप्टिमम सॉल्यूशंस तभी मिलेगा जब आपके सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लेस देन और इक्वल हो। और दूसरा, अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z की वैल्यू आप निकालोगे यानी ऑप्टिमम वैल्यू निकालोगे। तो उसका सॉल्यूशंस कब मिलेगा, जब आपका जो कंस्टेंट है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो सारी की सारी क्या है ग्रेटर देन और इक्वल है। ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, तो आपका Z की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, एक मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकल जाएगा आपका, अगर आपकी सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल है। तो ये आपकी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी हुई है। मैक्सिमम Z यानी Z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो x1 x2 पे भी डिपेंड कर रही है, और ये आपके रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। देखो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में रिस्ट्रिक्शन आपके लेस देन इक्वल देना होना चाहिए था, लेस देन इक्वल होना चाहिए था, बट ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशंस क्या आता है वो देखते हैं। वही सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिया x1 प्लस x2 बराबर 5 यानी इक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट किया और इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, यानी x1 x2 के बीच में प्लॉट कर दिया। तो ये पॉइंट आ जाएगा कि यानी ये लाइन इस लाइन को कब काटेगी जब x2 की वैल्यू 0 है, इस लाइन को कब काटेगी जब x1 की वैल्यू 0 है। तो दोनों निर्देशांक आ गए और ये लाइन मिल गई। तो अब ये देखो ग्रेटर देन, इसका मतलब आपका इस लाइन का ऊपर का एरिया है वो फेजिबल रीजन है। ये जो बोल रहा है वैसे करते जाओ। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन है उसको इक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट किया, 3x1 प्लस x2 बराबर 8। ठीक है, अब ये लाइन कब काटेगी, देखो ये लाइन
इस लाइन को कब काटेगी, जब x2 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.67, ठीक है। उसके बाद यही लाइन इस लाइन को कब काटेगी, जब x1 की वैल्यू 0 रख दी, x2 बराबर 8 आ गया, तो इस पॉइंट के निर्देशांक मिल गए कितने 0.8, इस पॉइंट के कितने मिले 2.670 और ऐसे निर्देशांक मिल गए। और ये देखो ग्रेटर देन इक्वल है, अगर लेस देन इक्वल होता तो आपका फेजिबल रीजन ये आता इस लाइन के अकॉर्डिंग, बट आपका ग्रेटर देन इक्वल है तो आपका फेजिबल रीजन ये बोल रहा है ऊपर का है और ये लाइन बोल रही है कि ऊपर का, इसका मतलब दोनों का कॉमन फेजिबल रीजन कौन सा आ गया ये। तो जो ये रीजन मिला ये कोई कॉमन रीजन तो है नहीं, यानी जो फेजिबल रीजन मिला ये समझ लो कि ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड फेजिबल रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर बाउंडेड होता तो ये समझ लो अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल होता तो आपका फेजिबल रीजन ये आता और इस फेजिबल रीजन के अंदर 3 पॉइंट मिलते, एक तो ये एक ये और एक ये 4 पॉइंट मिलते कॉर्नर पॉइंट। और इन चारों पॉइंट पे अपन चेक करते जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है और वहां से अपन जेड की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते और एक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता। बट क्या हुआ कि एरिया ये मिल गया तो इसमें कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं मिल रहा, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट और जेड की वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो ये फेजिबल रीजन है ये बाउंडेड नहीं है, तो इसे इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोल लेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन की कोई सी भी है तो अपन सेम प्रोसीजर है उसको यूज करके चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड रीजन आता, बाउंडेड फेजिबल रीजन आता तो अपना एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाता, ठीक है। अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब अब आपको जेड का एक प्रॉपर ऑप्टिमल वैल्यू है वो नहीं मिल रही। एक और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी हुई है, ये देखो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है वो लेस देन इक्वल है, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है वो देखते हैं। वही सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है इन इक्वलिटी इक्वेशन को इक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे 4x1 + 3x2 = 12, ठीक है। ये एक लाइन की इक्वेशन बन गई। ये लाइन इस लाइन को कब काटेगी, जब x2 की वैल्यू 0 x2 की वैल्यू 0 रखी तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी इस पॉइंट पे काट रही है। उसके बाद यही लाइन इस लाइन को कब काटेगी, जब x1 की वैल्यू 0 x1 की वैल्यू 0 रखी तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी यहाँ काट रही है। तो यही लाइन मिल गई। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन ये बोल रहा है लेस देन और इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका जो ये लाइन ये बोल रही है कि जो फेजिबल रीजन है वो नीचे का है, ठीक है। अब दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या कह रहा है, देखो उसी को इनइक्वालिटी क्वेश्चन को इक्वलिटी क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे 2x1 + x2 = 8, ये रही लाइन। अब इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो इस लाइन को कब काटेगी, जब ये लाइन की जब आपका x2 की वैल्यू 0 हो, x2 की वैल्यू 0 रखी तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। यही सेम लाइन अब इसको कब काटेगी, जब x1 की वैल्यू 0 x1 की वैल्यू 0 रखी तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है, रख दिया। अब देखो इसका ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन ये बोल रही है कि आपका जो फेजिबल रीजन है वो ऊपर का है और ये लाइन ये बोल रही है कि आपका फेजिबल रीजन है वो नीचे का है। तो हम क्या कर रहे थे, कोई सी भी प्रॉब्लम थी तो हम क्या कर रहे थे 2 या 3 जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि कॉमन फेजिबल रीजन क्या है और उसी से हम ऑप्टिमम सॉल्यूशंस निकाल रहे थे। बट अब की बार कॉमन फेजिबल रीजन नहीं है, ये लाइन के अकॉर्डिंग ये रीजन है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये रीजन है, तो कॉमन फेजिबल रीजन नहीं है, तो इसे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें ना तो कॉमन रीजन होगा और ना ही उस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा, और इसी सॉल्यूशन को हम इनफिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इस तरह आप कोई भी एलपी प्रॉब्लम जिसमें डिसीजन वेरिएबल है वो 2 हो, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।